रिवीजन केवल 7 दिन में करने वाले हैं। देख सकते हैं क्लास 12 बायोलॉजी रिवीजन क्लास 1 यानी कि फर्स्ट क्लास है मित्रों, बोर्ड एग्जाम 2025-26 के लिए। आप डे 1 हम 7 दिन में बांटा है आपके टॉपिक को बायोलॉजी के। तो मित्रों हम चलिए देखते हैं जो हमारा पहला पार्ट है। वो हम पढ़ेंगे आनुवांशिक और विकास। तो इसमें हम पढ़ेंगे मेंडल के 3 नियम। मेंडल ने मटर के पौधों में प्रयोग किया था। किसमें किया था प्रयोग? मेंडल ने मटर के पौधों में प्रयोग किया था। अब दोस्तों चलिए हम पढ़ते हैं पहला नियम जो कि है प्रभाविता का नियम। जब एक लंबे यानी कि कैपिटल टी और बौने स्मॉल टी पौधे में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी यानी F1 में सभी पौधे लंबे होते हैं। जो गुण दिखता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो इनमें गुण दिखता है उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। जब एक लंबे यानी कि कैपिटल टी और बौने स्मॉल टी पौधे में क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी यानी कि F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं और इनमें जो गुण दिखता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो अगला नियम देख सकते हैं जो कि है पृथक्करण का नियम। तो मित्रों युग्मक बनते समय जोड़ों के कारक अलग अलग होते हैं। इस नियम में क्या है कि युग्मक बनते समय जोड़ों के कारक अलग अलग होते हैं। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। अगला मित्रों जो कि हमारा नियम है वो स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। तो देख सकते हैं दो अलग अलग लक्षणों जैसे कि गोल और पीला बीज के कारक एक दूसरे को बिना प्रभावित किए अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो मित्रों देख सकते हैं ये हमने जो पढ़ा वो मेंडल के नियम थे। अब हम पढ़ने वाले हैं अपूर्ण प्रभाविता। जब लाल फूल यानी कि आर और सफ़ेद फूल यानी कि स्मॉल आर को मिलाया जाता है तो F1 पीढ़ी में गुलाबी यानी कि पिंक फूल मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं ये मिराबिलिस जलाया या स्नैप ड्रैगन। अब जो हम पढ़ने वाले मित्रों वो है डीएनए की संरचना यानी कि वाटसन एस क्रिक मॉडल। तो मित्रों यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देख सकते हैं डीएनए एक द्विकुंडलित यानी कि डबल हेलिक्स संरचना है। यह न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। देख सकते हैं मित्रों शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस की जोड़ी मित्रों देख सकते हैं नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। तो मित्रों एडेनिन जो है एडेनिन हमेशा थायमिन यानी कि ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है। उसके बाद मित्रों देख सकते हैं जो कि है हमारा दूसरा ग्वानिन यानी कि जी हमेशा साइटोसिन यानी कि सी के साथ जुड़ता है। अब देख सकते हैं मित्रों हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि अब देख सकते हैं मित्रों मनुष्य में 23 जोड़े यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। जब पुरुष का X गुणसूत्र अंडाणु से मिलता है तो लड़की पैदा होती है यानी कि XX हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं लड़की में X गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब पुरुष का Y गुणसूत्र अंडाणु से मिलता है तो लड़का पैदा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं XY। यहाँ पे लड़के में देख सकते हैं क्या कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? XY। नोट मित्रों बच्चा लड़का होगा या लड़की इसके लिए केवल पिता जिम्मेदार होता है। अब मित्रों देख सकते हैं डीएनए और आरएनए में मुख्य अंतर। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए यह प्रोटीन बनाता है। डीएनए इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में इसमें थायमिन की जगह यूरेसिल
होता है, यानी कि जो टी होता है उसके जगह यू होता है। अब यहाँ देख सकते हैं यह दो धागों वाला यानी डबल स्ट्रैंड है, यह एक धागे वाला है। यानी कि मित्रों जैसे कि हमारा जो डीएनए होता है ये ऐसे ऐसे करके कुछ एक दो ये हो गया मित्रों द्विबंध। और अगर इसको तोड़ दिया जाए आधा कर दिया जाए तो एक हो जाएगा, एक धागे की तरह हो जाएगा। तो मित्रों हम अब पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कि है अनुलेखन। अनुलेखन मित्रों डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया अनुलेखन विधि या फिर अनुलेखन प्रक्रिया कहलाती है। अगला जो है हमारा अनुवादन यानी कि ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया अनुवादन प्रक्रिया या फिर विधि कहलाती है। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हीमोफीलिया और वर्णांधता। यह लिंग संलग्न रोग हैं। इसमें रोगी को लाल और हरे रंग में अंतर नहीं पता चलता। अब दोस्तों देख सकते हैं जो कि है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। मित्रों एकदम शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर विस्तार से पढ़ना है तो आप लोग विस्तार से भी पढ़ लीजिएगा। एक बड़ी आबादी में एलील फ्रीक्वेंसी स्थिर रहती है। अभी दोस्तों देख सकते हैं मैं आपको विस्तार में बताने वाला हूँ हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत की परिभाषा। किसी भी बड़ी आबादी में अगर कोई बाहरी बदलाव जैसे कि उत्परिवर्तन या चयन न हो तो उस आबादी में मौजूद जीन की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। यानी कि मित्रों अगर कोई बदलाव नहीं होता है तो जीन स्थित रहता है। इसका गणितीय समीकरण देख सकते हैं P = प्लस 2P क्यू प्लस क्यू टू बराबर 1। पी स्क्वायर क्या है कि प्रभावी लक्षणों वाले जीवों की संख्या, और क्यू स्क्वायर क्या है अप्रभावी लक्षणों वाले जीवों की संख्या। यहाँ पे 2 और पी क्यू क्या है संकर या हाइब्रिड जीवों की संख्या, यानी कि छोटे बौने ऐसा। यह दर्शाता है कि कुल योग हमेशा स्थिर रहता है। इस संतुलन को बिगाड़ने वाले कारक देख सकते हैं यहाँ पे उत्परिवर्तन, जीन में अचानक बदलाव, और जीन प्रवाह जीवों का बाहर जाना या अंदर जाना है। जैसे कि जल में रहने लगेंगे तो कुछ बदलाव हो जाएंगे, अगर फिर से वापस से सूखे स्थानों में रहने लगे तो बदलाव हो जाएगा। अब हम पढ़ने वाले आनुवांशिक विचलन। आनुवांशिक विचलन देख सकते हैं क्या है संयोग से जीन का खत्म होना, ये आनुवांशिक विचलन है। प्राकृतिक चयन प्राकृतिक द्वारा किसी खास लक्षण को चुनना, यानी कि प्राकृतिक ने कुछ लक्षण जैसे कि चुन लिया, प्राकृतिक के हिसाब से वातावरण के हिसाब से कुछ बदलाव होते रहते हैं। पुनर्संयोजन क्रॉसिंग ओवर के कारण नए मेल बनना। अब हम पढ़ने वाले हैं वर्णांधता। वर्णांधता आँखों का वह दोष है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। यह एक आनुवांशिक रोग है जिसका जीन एक्स गुणसूत्र में स्थित होता है। मुख्य बातें। कारण दोस्तों कारण क्या है आँखों के रेटिना में शंकु कोशिकाएं जो रंग पहचानती हैं वे सही ढंग से विकसित नहीं होती हैं। लिंग का प्रभाव, यह बीमारी पुरुषों में अधिक होती है कितना 8% और महिलाओं में 0.5%, क्योंकि महिलाओं के पास 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। अगर एक एक्स गुणसूत्र खराब हो जाता है तो दूसरा संभाल लेता है। तो अब मित्रों हम देख सकते हैं कि वाहक महिलाएं आमतौर पर इस रोग की वाहक होती हैं।
यानी उसमें लक्षण नहीं दिखते हैं, लेकिन वे इसे बच्चों में फैला सकते हैं। देख सकते हैं जैसे कि ये लाल कलर और ये हरा, अगर कोई वर्णांध व्यक्ति है तो इसमें से लाल और हरे की पहचान नहीं कर पाएगा। तो हीमोफीलिया दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा अनुवांशिक विकार है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का, ऐसी बीमारी है दोस्तों कि जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता या फिर बहुत देर बाद बनता है। इसके फलस्वरूप यानी इसके कारण चोट लगने से शरीर से अधिक खून की मात्रा निकलती, यानी कि अधिक मात्रा में खून निकलता है। शाही बीमारी, इसे शाही बीमारी भी कहते हैं क्योंकि यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में बहुत अधिक पाई गई थी। इसका जीन भी एक्स गुणसूत्र पर स्थित होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।